Hello everyone. Today we are continuing with the Indian polity classes for HPAS and we are starting with the fundamental rights. हमने citizenship के बारे में बात कर ली है, अब start करेंगे fundamental rights के बारे में, right? So why are fundamental rights important? What is the nature of fundamental rights? Where are the fundamental rights placed in the constitution? है ना, वो सारी चीजें देखेंगे. तो सबसे पहले just to give you a basic fact that under the part 3 of the constitution from articles 12 to 35 they deal with the fundamental rights. ठीक है, ये तो हो गई बात कि पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल्स 12 से लेके 35 जो सारे फंडामेंटल राइट्स को तो डील करते ही हैं, उसके अलावा ये भी बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसके खिलाफ अवेलेबल हैं, कहां पे जो है आप इनको अप्लाई कर सकते हो, राइट? चलो, तो बिफोर वी begin with directly the articles relating to the fundamental rights, let's just, one can wonder why are these called fundamental? इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? इनको मौलिक अधिकार, मौलिक जो इनके साथ लगा दिया गया, अधिकारों के साथ मौलिक आगे लगा दिया गया, उसके पीछे क्या रीजन है? What could be the rationale behind that? So why are they called fundamental is precisely because they are the rights which are certain inalienable rights which are required for an individual's all round और overall development. मतलब कि मान लो अगर जो है आपकी पर्सनालिटी को पूरे तरीके से डेवलप करना है या उसका विकास जो है वो पूर्ण रूप से हो, उस चीज के लिए जो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मूलभूत हों, जो मौलिक हों, उन अधिकारों को कहा गया कि ये जो है देने जो है पॉपुलेशन को, ये सिटीजन्स को देना जो है जरूरी है और ये उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल हैं. ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज. फिर दूसरी चीज क्या है कि दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. अब देखो इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. जब हम कह रहे हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, है ना, देखो हमने अभी तक क्या देखा, हमने बात करी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स के आगे या इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया. ठीक है, तो हमने इसमें पहली चीज कही कि ये जो राइट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर दी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? अगर आपके पास राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, तो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में वो बिल्कुल जो है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा, है ना. तो वो हो गई ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात. दूसरी बात क्या की गई कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं या जो ये राइट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल कह रहे हैं, इनकी गारंटी कौन लेता है? इनकी गारंटी लेता है कॉन्स्टिट्यूशन, या ये आपको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है प्रोवाइड किए गए हैं. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या कहा जाता है? द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज as far as the Indian constitution is concerned, it is the fundamental law of India, right? मतलब कि every other law, हम क्या कहते हैं संविधान जब पढ़ते हैं या संविधान की है जब हम संविधान को परिभाषित करते हैं, उसको समझते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हर एक कानून जो है इस देश में वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता. एवरी लॉ इन द कंट्री has to be in conformity with the constitution, right? हम जब जुडिशरी की बात करते हैं कि जुडिशरी जो है टेस्ट करती है किसी भी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पे, और अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता, इफ इट डजंट कंफॉर्म विद द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट डज द जुडिशरी से? द जुडिशरी सेज दैट दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेंस इट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, नल एंड वॉइड. दैट इज इट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, अब इसमें देखो जब हमने प्रियम्बल की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने क्या किया? हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के साथ साथ पावर भी दी कॉन्स्टिट्यूशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फर्दर जो है
देश में सारी जो गवर्नेंस होगी वो होगी, राइट। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी अडॉप्टेड और वी गेव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्न्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स, या जिन राइट्स को आप कह रहे हो कि ये फंडामेंटल हैं, ठीक है। तो ये जो दो हमने चीजें यहां पे डिस्कस करी कि पहली कि ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्रूशियल हैं, इनका होना जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, क्यों फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। हम जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव given to ourselves this constitution, it provides for the fundamental rights, and this constitution is the fundamental law of the land, ठीक है। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये गारंटी करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। और इसीलिए इन राइट्स को जो है क्या कहा जाता है, फंडामेंटल, या जिनको आप कहते हो मौलिक अधिकार, ठीक है। चलो, सो आई बिलीव ये जो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दिया, इसके बेसिस पे क्लियर है कि फंडामेंटल राइट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका मतलब है, और क्यों उनको फंडामेंटल कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया है हमारे देश में, राइट, उसको कौन प्रमोट करता है, उसको फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं कि आपको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के तहत जो है, जो भी व्यक्ति इस देश में 18 साल का है उसको ये अधिकार है कि वो जाके वोट कर सकता है। यू आर अ पार्ट और यू बिकम अ पार्टिसिपेंट इन दैट process through which the political democracy in the country is maintained or sustained, right? Then it also protects the liberties and freedoms of the people, क्योंकि देखो बात ये हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में एक बहुत जो है महत्वपूर्ण चीज थी। क्या थी वो महत्वपूर्ण चीज, कि जो भी शोषण भारत के लोगों का हुआ है अंग्रेजों के द्वारा, whatever the exploitation the people of India have faced at the hands of the mighty British rule, the brutality, right, that cannot be allowed to be continued. When our country attains independence, we adopt a constitution and we have our own elected government. That is, the Indian state cannot be allowed to exploit the people or to trample upon their rights in one or the other way, which essentially means that there has to be certain, or there has to be some limitation that has to be placed upon the state, right? And that limitation is placed on the state by providing these fundamental rights to the citizens of this country and even some non-citizens, right? तो इसीलिए क्या कहा गया, they protect the liberties and freedoms of the people of India against being trampled upon by the state, right? तो इसीलिए क्या कहते हैं, they operate as limitations on the tyranny of the executive, and apart from the tyranny of the executive, any arbitrary laws of the legislature, मतलब कि ना तो पार्लियामेंट जो है वो कोई आर्बिट्ररी लॉज बना के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या कॉन्स्टिट्यूशन की इथॉस को वायलेट करते हो, आपके कोई राइट्स को अब्रिज कर सकती है या टेक अवे ले सकती है, आपसे छीन सकती है, और ना ही जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो सरकार है, वो कोई अपने एक्शन से आपके ऊपर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन आपकी कर सकती है, राइट? सो दैट इज हाउ these rights are very significant, and that is what their place is in the constitutional scheme of India. Then if we talk about an observation by Dr. Bhim Rao Ambedkar, he spelled out that the objectives of fundamental rights as being twofold, that is, every citizen must be in a position to claim those rights. देखो, कोई भी अधिकार अगर वो कागज पे आपको लिख के दे दिया, तो एक कागज के टुकड़े के ऊपर लिख के दिया हुआ अधिकार जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अनटिल अनलेस आप उस राइट को क्लेम कर सको, ठीक है? अगर आप उसको एनफोर्स करवा सको तभी उसकी वैल्यू है, राइट? तो ये हुई पहली बात कि हर सिटीजन जो है, he or she is able to claim these rights. और दूसरी बात, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. मतलब कि जो भी देश में ऐसी
ऑर्गन्स हैं, जो स्टेट के हम 3 ऑर्गन्स की बात करते हैं, उसमें से जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, या कह लो कि जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है, तो इसमें तो सीधी सीधी बात किसकी की गई है? लेजिस्लेचर की। जब लेजिस्लेचर की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों, स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल साथ में, अगर 2 हाउसेज मौजूद हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, उस राज्य में, तो ये जो लेजिस्लेचर कानून बना रहा है, तो हर उस बॉडी के ऊपर ये बाइंडिंग होंगे कि इन राइट्स को वो फॉलो करेंगे, इन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 अलग अलग या 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताए, किसके रिगार्डिंग? फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। चलो अब देखो, जब बात करते हैं फीचर्स की, फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके साथ साथ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके क्या फीचर्स हैं उनके। तो पहली चीज देखो कि कोई भी राइट, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, कोई भी अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब कि नो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। जब हम कहते हैं कि दे आर क्वालिफाइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द स्टेट has been given the power under the constitution to place what you call as reasonable restrictions। मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स को एक सीमा तक जो है रोका जा सकता है, या आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट एक सीमा तय कर सकती है, उसके बियॉन्ड वो फंडामेंटल राइट्स आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स का एब्सोल्यूट ना होना और क्वालिफाइड होना, राइट। तो ये तो हो गई पहले फीचर की बात। दूसरा देखो, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। मतलब कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये अवेलेबल नहीं है, ये स्टेट, मतलब कि जो सरकार की अथॉरिटीज हैं, दैट इज द लेजिस्लेचर, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, राइट, इवन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज और कुछ अदर ऐसी अथॉरिटीज जिनकी हम बाद में आर्टिकल 12 में बात करेंगे, जिनको डिफाइन किया गया है या जिनको इंक्लूड किया गया है अंडर द डेफिनेशन और अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट, राइट। तो स्टेट जो है वो अगर आपके राइट्स को ट्रैम्पल करती है या उसके ऊपर एनक्रोच करती है, तो आपके खिलाफ आपके पास ये अधिकार है दैट यू हैव द फंडामेंटल राइट्स टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट दिस आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, राइट। चलो फिर अगली बात है कि मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। जब नेगेटिव इन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव इन कैरेक्टर का सिंपल सा मतलब है, सिंपल स्ट्रेट लैंग्वेज में, कि ये जो हैं दे prohibit the state from doing certain things. They prohibit the state from doing certain things. अब ऐसा नहीं है कि सारे, हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि all of the fundamental rights are negative in character. हमने ये कहा most of them are negative in character. जैसे कि स्टेट जो है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ आपको जेल में नहीं डाल सकती, या विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ नो मैन कैन बी पनिश्ड, राइट, एक्सेप्ट बाय द प्रोविजंस और अंडर द प्रोविजंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अ लॉ। तो क्या है यहाँ पे मतलब कि स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन या स्टेट को वो करने से रोकते हैं, यहाँ पे स्टेट को ऐसा कोई काम करने से रोकते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, राइट। चलो, देन दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। अब इसकी डिटेल में बाद में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इतना जान लो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और इस चीज़ को कई बार कहा भी है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो परमानेंट या सैक्रोसैंक्ट नहीं है, उनको भी अमेंड किया जा सकता है, उनको भी स्टेट जो है वो ले सकती है सिटीजन से। अब इसमें देखो आर्बिट्रेरीली कुछ भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जब से आ गया केशवानंद भारती के केस में, उसके बाद तो स्टेट जो है कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फाउंडेशन को हिला दिया जाए, है ना। हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करेंगे बाद में इसी लेक्चर में, लेकिन इस चीज को समझो कि जो मूल ढांचा है हमारे संविधान का, उसको सरकार, पार्लियामेंट जो है
नहीं छेड़ सकती, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन ये बात जरूर कही गई कि परमानेंट फिर भी नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और ना ही सैक्रोसैंक्ट हैं। सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये हो गया कि फिर उनको स्टेट जो है ऐसा नहीं है कि कभी वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। नॉर्मल ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ठीक है बात, लेकिन अगर मान लो इमरजेंसी इंपोज कर रखी है तो तब कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि जी सैक्रोसैंक्ट है, परमानेंट है फंडामेंटल राइट्स, स्टेट कैसे वायलेट कर रहा है उनको। तो वहां पे दैट लॉजिक विल नॉट होल्ड ट्रू, राइट। चलो, देन मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी। सेल्फ एग्जीक्यूटरी कहने का मतलब ये हुआ कि इनको एग्जीक्यूट करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स की एग्जीक्यूशन के लिए हमें अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फंडामेंटल राइट्स जिस तरीके से संविधान में प्रोवाइड किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से मेंशन किए गए हैं, दे आर इन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिंग देमसेल्व्स बाय दैट वेरी mentioning or that very existence which they have. They do not need the support of any other legislation to or for their execution, right? Then most important, they are justiciable. That is, if they are violated, you can straight away move the courts. आप अपने fundamental rights को enforce कराने के लिए कोर्ट जा सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी कि राइट्स जो हैं they'll be merely paper tigers. You won't be able to enforce these rights if and when they are violated by the state, right? That is the meaning of justiciable. अच्छा, फिर ऐसा है कि कुछ अधिकार जो हैं वो केवल और केवल नागरिकों को दिए गए हैं। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से जब उसको पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स डील करते हैं उनमें कुछ आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिटीजन, और कुछ में मेंशन्ड है इंडिविजुअल या पर्सन। तो जहां पे भी सिटीजन स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स में, वो राइट्स जो हैं वो केवल और केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि 15, 16, 19, 29 एंड 30 दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन एंड नॉट एलियंस और नॉन सिटीजन्स, ठीक है। चलो, अब आते हैं सबसे पहला आर्टिकल जो डील करता है पार्ट 3 में या फंडामेंटल राइट्स के जो चैप्टर है उसमें, आर्टिकल 12। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट की डेफिनेशन सबसे पहले क्यों, अधिकार शुरू होने से पहले ही स्टेट की डेफिनेशन जो है उसकी बात क्यों की गई। तो देखो, सीधी सीधी बात है कि अगर जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं, वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल हैं, हमने बात की, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि स्टेट से मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये अधिकार जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के अगेंस्ट दिए गए हैं। तो इसीलिए एट द वेरी आउटसेट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स दे थॉट इट बेटर टू डिफाइन द स्टेट at the very beginning of the chapter dealing with the fundamental rights, and hence article 12 foremost gives us an understanding as to what constitutes state under the part 3 of the constitution. तो देखो, government and parliament of India, that is executive and legislative organs of the union government, मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो पार्लियामेंट है that is the legislative organ or the legislative body of the central government, right? That is the parliament. इसके साथ साथ यूनियन एग्जीक्यूटिव जब हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारे जितनी भी सरकार की अथॉरिटीज हैं या सरकार है जो पूरी केंद्र में, ठीक है। फिर इसके साथ साथ देखो, स्टेट्स के भी लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या अगर जहां पे 2 हाउसेज है वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड साथ में स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इन चारों को इंक्लूड किया गया आउटराइटली स्टेट की डेफिनेशन में कि इनमें से कोई भी जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, then you can move the court against them because they are under the definition of state under article 12 for the purposes of part 3 of the constitution. फिर देखो, तीसरी बात कही गई कि जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, मतलब क्या हुआ कि जो हमने पंचायत बनाई हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, वो जितनी भी बॉडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, है ना, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स
ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सभी जो हैं स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी और वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ये मतलब है इनको इंक्लूड करने का। अच्छा, अब ये तो बात हो गई स्ट्रेट अवे, जो हमें साफ साफ दिखता है कि ठीक है ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडीज हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं, ये सभी अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्टेट का पार्ट हैं। लेकिन इसके साथ आर्टिकल 12 ने एक बात और कही कि ऑल अथॉरिटीज़ who serve as instrumentalities और agencies of the state, वो भी जो हैं किसके अंडर आएंगी? आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज देखो, अब ये जो ऑल अथॉरिटीज या एनी अदर अथॉरिटीज की जो बात की गई, इसमें क्या कहा गया कि जो ये ऑल अथॉरिटीज या जिन अथॉरिटीज को एनी अदर अथॉरिटी के नाम में कहा गया कि ये भी स्टेट के अंडर आएंगी, इसमें आपका मतलब क्या है? इसमें कोई प्राइवेट बॉडी भी आएगी क्या, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आएगा? तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी की है वो बहुत वाइड की है। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है ही और शी इज एक्टिंग और इज एडेड बाय एनी ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज, मतलब कि मान लो कि अगर जैसे आधार के डेटा कलेक्ट करने की बात थी तो सरकार ने क्या किया कि आधार के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए। उन सेंटर्स में लोग जाके अपने बायोमेट्रिक्स जो हैं वो रजिस्टर करवा रहे थे, वो वहाँ दे रहे थे डेटाबेस में। तो क्या वो जो प्राइवेट एजेंसी है या कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसको सरकार ने इस काम में एनरोल किया या इस काम के लिए जो है आउटसोर्स कर दिया वो पर्टिकुलर काम, तो क्या वो भी स्टेट के अंडर आएगी? तो बिल्कुल वो भी स्टेट के अंडर, स्टेट की डेफिनेशन के अंडर जो है वो काउंट की जाएगी, बिकॉज इट इज performing an act of the state as an extension or as an instrumentality of the state, right? And hence it will be construed as being a part of the state under Article 12, right? That means that state has been defined in a wider sense. अब देखो wider sense में यहाँ define करने के पीछे क्या मतलब है? मतलब सीधे सीधे ये है कि जितने ज़्यादा बड़े ambit में या जितनी ज़्यादा बड़ी सेंस में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा सकता है, उतना ज़्यादा जो है कोशिश की गई है स्टेट की डेफिनेशन को भी ब्रॉड रखने की। ठीक है, ताकि स्टेट जो है वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर पाए, राइट? सो इट इंक्लूड्स ऑल इट्स एजेंसीज विच आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट, विच मीन्स दैट इट वाइडन्स द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स। ठीक है, अब देखो इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहां पे एक चीज और डिस्कस करनी जरूरी है। क्या डिस्कस करना जरूरी है यहां पे कि क्या एक क्वेश्चन उठ सकता है दैट इज जुडिशरी ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12? क्या आर्टिकल 12 के अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जुडिशरी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा? तो अब देखो सिंपल सी बात है कि जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, जिसका क्या काम है? जिसका काम है कोई भी कन्फ्लिक्ट या कोई भी डिस्प्यूट जो है उसकी रेजोल्यूशन करना। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि किसी इंडिविजुअल का कोई राइट वायलेट किया जाता है और वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट अपने राइट को एनफोर्स करवाने के लिए अगेंस्ट द स्टेट, तो ये जो जुडिशरी है इट विल एक्ट एज और इट विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट और द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, between the state on the one hand and the individual on the other hand who says that his or her fundamental right has been violated by the state। तो यहां पे अगर जुडिशरी जो है उसको भी स्टेट की डेफिनेशन में काउंट कर लोगे तो देन हाउ विल द जुडिशरी परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट? जो इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करना है उसके लिए ये जरूरी है कि हम जुडिशरी को स्टेट की डेफिनेशन से बाहर रखें। व्हेन द जुडिशरी इज परफॉर्मिंग
what when the judiciary is performing its judicial functions. तो ये देखो यहां पे अगर जो जुडिशरी है वो किसी लॉ के ऊपर प्रोनाउंसमेंट कर रही है या किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट कर रही है या स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में कोई डिस्प्यूट है, इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट अगर मान लो कोई वायलेट किया है तो उस वायलेशन के अगेंस्ट जो है जुडिशरी वो रिजॉल्व कर रही है उस डिस्प्यूट को, है ना। तो हम जुडिशरी को स्टेट की डेफिनेशन में अगर काउंट करेंगे तो जुडिशरी अपना रोल जो है वो नहीं निभा पाएगी। इसलिए जब तक जुडिशरी ये जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है तब तक स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर मान लो एक रीसेंट एग्जांपल लें तो जो CAA के अगेंस्ट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तो एक पिटीशन फाइल हुई कोर्ट में कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनकी वजह से जो लोग वहां से आवाजाही करते हैं अपने कामकाज के लिए जाते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पर लोग कह रहे थे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा कम्युनिटी था या जिन्होंने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना था कि हमारा भी तो फंडामेंटल राइट है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इवन वी हैव अ राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो, राइट। और हम जब अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए जा रहे हैं तो ये बीच में जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं इनकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो जुडिशरी ने क्या कहा, जुडिशरी ने कहा कि ठीक है हम जो है यहाँ पे इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे लेकिन एक सेक्शन या एक कम्युनिटी के राइट को हमें थोड़ा सा डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कहा कि इन लोगों जो लोग वहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको इनडेफिनेटली यहां बैठ के प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा सकता, इनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना यहां जरूरी है क्योंकि ये दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट के ऊपर एनक्रोच कर रहे हैं या उनके फंडामेंटल राइट के बीच में दखल अंदाजी दे रहे हैं। तो वहां पे जुडिशरी जो है अगर उसको स्टेट की डेफिनेशन में आप काउंट करोगे तो वो फंडामेंटल राइट्स की बैलेंसिंग एक्ट को जुडिशरी नहीं कर सकता, उस कंफ्लिक्ट का रेजोल्यूशन जुडिशरी नहीं कर सकता। इसीलिए फॉर द पर्पसेस ऑफ Part 3 of the Constitution under Article 12, judiciary when performing judicial functions is not considered to be a part of the state, right? तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात जो की जाती है, जो दूसरी बात की जाती है, that is when this judiciary is performing administrative functions. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिए गए हैं कि कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग और कॉन्डक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज बीन गिवन द पावर टू डिसाइड द रूल्स, द प्रोसीजर फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो इस केस में जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है उनको परफॉर्म कर रही है तो जुडिशरी जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगा। इस वक्त जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, या कह लो कि फंडामेंटल राइट्स के पर्पसेस के लिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस के लिए आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट जुडिशरी नहीं कर सकती व्हेन इट इज एक्सरसाइजिंग और इंप्लीमेंटिंग its administrative functions. While exercising administrative functions, the judiciary will be under the part of the state under Article 12 for the purposes of Part 3 of the Constitution. ठीक है, पर चलो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्टिंक्शन और एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने आपको बता दिया। वो चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि अदरवाइज व्हेन जुडिशरी इज performing its judicial functions or it is exercising its judicial powers, then it is not included under the definition of state under Article 12 for the purpose of Part 3 of the Constitution, right? चलो अब चलते हैं आर्टिकल 13 पे, जो कि अगला आर्टिकल है जो बात करता है इस बारे में कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स की स्पेसिफिकली क्योंकि बात हम कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो वो लॉ जो है दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट विल बी स्ट्रक डाउन, दैट विल बी वॉइड। दैट इज
all the laws that are inconsistent or in derogation with any of the fundamental rights they shall be void। उनको कोर्ट जो है खारिज कर देगा, उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। और ये जो पावर है इन लॉज को जो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के, इनको इनवैलिड डिक्लेयर करने की, दैट इज विद द हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, ठीक है। और आर्टिकल 13 जो है देयरफॉर इम्प्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, फॉर जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि आर्टिकल 13 ने क्या कहा, एनी राइट विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट, any of the fundamental right, that will be declared void by the higher judiciary। that is implicitly it provides for judicial review। पर एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी judicial review जो टर्म है उसका मेंशन ना तो किया है ना ही उसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो दैट इज आर्टिकल 13। चलो फिर 13 क्लॉज 1, इसमें जो है क्या बात की गई है कि जितने भी ऐसे कानून which were all such laws that were in force in India immediately before the commencement of the constitution। मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट की, लागू किया संविधान को, उससे बिल्कुल तुरंत पहले जो भी कानून जो हैं भारत में लागू थे, ऑल द लॉज विच वर इन फोर्स। तो अगर ऐसा कोई कानून है जो इस तारीख से पहले भारत में लागू था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, तो वो जो लॉ इनकंसिस्टेंट है दैट विल ऑल्सो बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। मतलब मान लो कि एक अगर कोई मान लो कानून था, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर मान लो आर्टिकल ए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करो एक आर्टिकल ए था जो 26 जनवरी 1950 से पहले फोर्स में था, और इस आर्टिकल के दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा था या उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो पार्ट 2 है आर्टिकल ए का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से। तो टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, मतलब सिर्फ आर्टिकल 2 जो है वो वाइड होगा, आर्टिकल ए के ऊपर कोई असर नहीं होगा। मतलब आर्टिकल ए क्लॉज 1 शैल रिमेन एंड आर्टिकल ए क्लॉज 2 विल बी वॉइड एंड इट विल बी एक्लिप्स्ड। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यही हो गई आपकी यहां पे, दैट an existing law which violates fundamental rights is not null or void or ab initio, but it is only unenforceable। it is overshadowed by the fundamental rights and remain dormant but it is not dead। मतलब ये हुआ कि उस इनकंसिस्टेंसी तक जो वो आर्टिकल हमने जो डिस्कस किया, एक एग्जांपल आर्टिकल ए क्लॉज 2, वो डॉर्मेंट हो गया, वो छुप गया किसके पीछे, फंडामेंटल राइट्स के पीछे, मतलब कि वो एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी जाती है तो वो एक्लिप्स हट जाएगा, वो ग्रहण हट जाएगा उसके आगे से, और वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा, इस डॉर्मेंट स्टेट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की बात। फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब कि कमेंसमेंट के बाद की बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, जो बात कर रहा है द इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब इसके लिए स्पेसिफिकली ये कह दिया गया कि साहब स्टेट जो है, हमने स्टेट की डेफिनेशन देख ली, तो स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा लॉ या ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स। दैट इज द स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी सच लॉ, ठीक है। एंड एनी लॉ विच इज मेड बाय द स्टेट एंड इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स, इट शैल बी टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन वॉइड। ये डॉर्मेंट नहीं है, ये एक्लिप्स नहीं हो रहा, ये वॉइड हो रहा है, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2। चलो सो मूविंग फॉरवर्ड, फिर देखो अब बात आती है कि साहब आपने कहा कि जो लॉ है, स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया which goes against or which is inconsistent with the fundamental rights, that will be declared void, which is a post constitutional law, which is a post commencement or which is a law enacted after the commencement of the constitution। तो इसमें लॉ का मतलब क्या है, तो अब इसके ऊपर हम कुछ मिनट जो हैं स्पेंड करेंगे कि लॉ की इंटरप्रिटेशन समय समय के साथ या समय के साथ साथ
कई बार जो है चेंज की गई। तो अब इसको देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय द टर्म लॉ। ओके, तो सबसे पहले तो लॉ को डिफाइन ही किया गया है एक काफी वाइडर कॉनोटेशन में, एक काफी ब्रॉड सेंस में। और इसमें क्या कहा गया कि कोई भी ऐसे लॉज या कोई भी ऐसे कानून जो बनाए हैं संसद ने, विधानसभा ने, विधान परिषद ने, है ना, वो सभी जो हैं अंडर द टर्म लॉ इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब कि चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, इसके कोई भी इसके द्वारा बनाया गया या पारित किया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट और इट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स। देन टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स। स्टेट, इसकी हम एग्जेक्टिव में बात करेंगे डिटेल में जब हम ऑर्डिनेंसेस की बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि जब संसद जो है वो सत्र में नहीं होती, व्हेन द हाउसेस आर नॉट इन सेशन, लेकिन आपको इमीडिएटली एक कानून की जो है आवश्यकता पड़ गई है, इमीडिएटली आपको एक लॉ चाहिए, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हिच विल बी जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग दोज हु आर not acquainted with this term, that it is a temporary mechanism for enacting a temporary law, right, which will have the effect of a full legislation or full law which has been enacted by either the parliament or the state legislature respectively by the president and the governor, right। तो वो जो टेम्परेरी लॉ है ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट और दैट ऑल्सो कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स। फिर तीसरी बात डेलीगेटेड या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, मतलब कि जैसे मंत्री जो होते हैं वो कोई नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, है ना, या सरकार कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है कुछ कहने के लिए, तो वो जो नोटिफिकेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, बायलॉज हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो भी जो है फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते या उनको अब्रिज नहीं कर सकते। फिर कोई भी ऐसी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ दैट इज कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, कि मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे यहाँ तो जो है ये कस्टमरी लॉज जो हैं हमारी क्लैन में फॉलो होते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी क्लैन में फॉलो होते हैं तो दे कैन बी इनकंसिस्टेंट और दे कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। नो, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ किंगशिप, दिस इज नॉट टाइम ऑफ किनशिप, राइट, दिस इज द एरा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो राइट्स डिफाइन किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट उनको अगर होना है तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो दे विल बी वॉइड। ठीक है, चलो फिर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 साथ में क्या कहता है, दैट इट डिक्लेयर्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लेके आनी है, तो अगर पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड आप कर रहे हो, लेकिन उस अमेंडमेंट को आप इंक्लूड करते हो लॉ की डेफिनेशन में, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कभी कर ही नहीं सकते। वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में या हायर जुडिशरी में उसको चैलेंज कर दिया जाएगा इस आधार पे कि जी आर्टिकल 13 में तो कहा गया है कि लॉ जो है किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को ना तो अब्रिज कर सकता है ना उनके इनकंसिस्टेंट हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बाहर रखा गया है इस टर्म से या लॉ की डेफिनेशन से। ठीक है, एंड हेंस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग आर्टिकल 13। ठीक है, मतलब कि लॉ जो टर्म की डेफिनेशन हमने देखी उसके तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है, then it can be challenged on the ground that it violates the basic structure of the constitution। मतलब कि मान लो कि अगर कोई फंडामेंटल राइट को छीनने के लिए सरकार या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, तो आप इस आधार पे चैलेंज कर सकते हो उसको कोर्ट में कि दिस वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये केशवानंद भारती की जजमेंट जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे उसके हिसाब से द पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट और इट कैन नॉट टेक अवे और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ एक और डॉक्ट्रिन है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी।
अब ये सेवरेबिलिटी की जो डॉक्ट्रिन है ये बात क्या करती है कि कोई भी अगर ऐसा एक्ट है जो पूर्ण रूप से, that is the complete act is not in violation of the fundamental rights but only some provisions of the act they are in violation, ठीक है। तो जो वो पर्टिकुलर प्रोविजन है सिर्फ उसी को हम जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, उसी को इनवैलिड करार दिया जाएगा, पूरे एक्ट को इनवैलिड, पूरे कानून को एज सच जो है इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करेंगे, राइट। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब कि सिर्फ उतने ही पार्ट को सिविर किया जाएगा या उसको काट दिया जाएगा या इनवैलिड करार दिया जाएगा जितना वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। अच्छा, अब देखो जब बात करते हैं टर्म लॉ की, तो इसमें कुछ केस लॉज हैं जो डिस्कस करना यहीं पे इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग। तो सबसे पहला आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 का। जब हम बात करते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, क्या संसद के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके, तो ये सबसे पहले 1951 में आफ्टर जस्ट इवन 1 year of the commencement of the constitution, this question came up before the Supreme Court in the Shankari Prasad versus Union of India case, wherein the very first constitutional amendment act was challenged, right, on the ground that it purported or it intends to abridge the fundamental right under part 3 of the constitution। अब ये देखो इस वक्त जो है क्या कहा गया कि जो अमेंडमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, इट इंक्लूड्स द फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 368 जो क्या बात करता है, जो बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पार्लियामेंट की पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए द पार्लियामेंट कैन इवन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, राइट। दैट इज एन अमेंडमेंट इज वैलिड इवन इफ इट अब्रिजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये बात किसमें या ये पोजीशन किसमें थी? शंकरी प्रसाद केस में, ठीक है। फिर देखो इसके बाद क्या हुआ, अगला इंपॉर्टेंट केस लॉ आया 1967 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। अब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शंकरी प्रसाद केस में जो पोजीशन थी वो सही नहीं थी और उस पोजीशन को ओवररूल करके रिवर्स कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट इट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर स्टैंड इन दी शंकरी प्रसाद case, and what did it say? It said that the parliament had no power to amend part 3 of the constitution, that is the part which deals with the fundamental rights cannot be amended by the constitution so as to abridge or take away any of the fundamental rights। मतलब कि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन जो है वो संसद नहीं कर सकती, चाहे वो संविधान को संविधान में संशोधन भी कर दे। एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी जो है मौलिक अधिकारों को हनन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा, ठीक है। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। पहले क्या कहा था कि संविधान को संशोधित करने के लिए अगर कोई बिल लेके आ रहे हैं तो वो जो है 13 क्लॉज 2 में लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन यहां पे रिवर्स कर दी पोजीशन और क्या कह दिया कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन द definition of law, and since by a law the parliament cannot go against any of the fundamental rights, and hence the parliament does not have the power to take away or abridge any of the fundamental rights, right? And if it violates any fundamental right it may be declared void। कि कोई भी constitutional amendment जो है वो किसी भी fundamental right को violate भी करेगी, then also it will be declared void, ठीक है। तो स्टेट यहां पे पोजीशन क्या कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल रिवर्स कर दी और सरकार को कह दिया कि आप पार्ट 3 में जो है कोई भी चेंज नहीं लेके आ सकते। अब देखो यहां से क्या हो गया कि सरकार की ईगो पे बात आ गई कि आपने हमारी पूरी शक्तियां जो हैं एक तरीके से यू हैव टेकन अवे ऑल दी पावर्स,
all our powers to amend part 3. So the government came, or the parliament came up with the 24th amendment, Constitutional Amendment Act of 1971. देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था गोलकनाथ केस में कि जी ऐसा है कि जो आर्टिकल 368 है, जो कहता है कि, या जिसके तहत सरकार कहती है कि हमारे पास पावर है, पार्लियामेंट कहती है हमारे पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो आर्टिकल 368 का टाइटल क्या है कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ध्यान देना, मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन की इस पर्टिकुलर टाइटल की ऑफ द आर्टिकल 368 इन द गोलकनाथ केस, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस Article 368 has the title which does not say the power of the parliament to amend the constitution. What does the title of Article 368 read? It reads only the procedure for amendment of the constitution, but it nowhere mentions the word, the power, or the phrase, the power of the parliament to amend the constitution, which means the court took this very narrowly. It interpreted this article in a very narrow or parochial sense, and it said that the parliament has not been, or the constitutional makers, they did not envisage that the parliament should be given any power to amend the constitution. Right? This is what the court had its interpretation while reading the title of Article 368. So then the court was asked, then what do you suggest that if the parliament has to amend the constitution, then how it can be amended? The Supreme Court said that if the parliament has to amend the constitution, then they will have to reconstitute the dissolved constituent assembly which originally constituted or drafted the Constitution of India. That is, you bring back, or you bring the Constituent Assembly alive, you bring that back to life. How was this possible? In the year 1967, when the case was being heard, that is the case one, that is the Golaknath versus State of Punjab case. By then, many of the members of the Constituent Assembly of India had already left for their heavenly abode. How could the today's parliament bring back those people who have already left this planet? So the court said that we are very sorry, if you at all want to make any amendment in the constitution, that can only be done by reconstituting the constituent assembly and not by the parliament, right? So the parliament decided that they will bring in a constitutional amendment, that is the 24th Amendment Act, and they will change the very title of Article 368. मतलब कि अनुच्छेद 368 का टाइटल चेंज कर दिया, और क्या नया टाइटल रखा गया? The power of parliament to amend the constitution and the procedure therefore. मतलब कि साफ साफ बात कर दी, पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि साहब ऐसा है कि ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से पहले अब हमने लगा दिया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर, which means that now Article 368 and its title, it categorically, explicitly, unambiguously, unequivocally, or very categorically says or reads that the parliament has very much the power to amend the constitution, right? That is, it was provided specifically by this 24th amendment of 1971. Now see, very logically it comes to one's mind, then if the constitutional makers had not envisaged that the parliament should be given the power to amend the constitution, why they would have given the procedure for the amendment of the constitution? It is very simple, or it is very logical. That is why I was saying that कि बहुत parochial या बहुत narrow interpretation थी सुप्रीम कोर्ट की गोलकनाथ में, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माताओं के दिमाग में ये बात होती कि पार्लियामेंट को हमने पावर नहीं देनी संविधान को संशोधित करने की, तो वो ये प्रोसीजर क्यों प्रोवाइड करते? इसके पीछे क्या रैशनल है या क्या लॉजिक है?
अगर ये प्रोसीजर प्रोवाइड किया है, then it certainly means that the constitutional makers, they had in their minds that the parliament should be able to amend the constitution. And mind you, if you are not remembering this particular fact, that the constitution is a living document. The constitution is not a dead letter, it is very much a living document. ये एक जीवित दस्तावेज है, it is a living document. What do I mean when I say that the constitution is a living document? I mean that as the time passes by, the societal needs, they also change, they evolve. Those of you who are having sociology as your optional would be able to relate it even better, that as the society progresses, as the time changes, the needs, the aspirations of the people who are living in the society, they also change. And with the changing times and needs and aspirations of the people, the constitution also has to evolve. It cannot be stagnant. It has to evolve. It cannot be stagnant. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्टैग्नेंट हो जाएगा, ये इवॉल्व नहीं करेगा, तो इट विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर और अ लिविंग लीगल फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर, और यू कैन से अ लिविंग लीगल डायनासोर, right, which is not evolving with time and which is not allowing the society also to evolve with time, because it will be placing those constitutional restrictions on the society, right? So that is why it was envisaged by the constitutional makers at the time of their drafting the constitution itself, that yes, the parliament should be given the power and the procedure to amend the constitution in accordance with the current need and aspirations of the citizens or the people of India in the subsequent decades and centuries, right? So that is the 24th Amendment Act of 1971. ठीक है, I believe this is clear. चलो फिर देखो, इसके अलावा 24th अमेंडमेंट ने और क्या कह दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो ईगो थी उसको ठेस पहुंच गई। 24वीं संशोधन ने कहा कि जी it empowered the parliament to amend the constitution including the fundamental rights in accordance with the procedure laid down in article 368 368 की जो हमने बात की, and it further ousted the jurisdiction of the Supreme Court to set aside any constitutional amendment in future। मतलब कि पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है, दो दो हाथ करने हैं तो आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं। गोलकनाथ में आपने कहा कि हम संविधान को संशोधित नहीं कर सकते, तो अब 24वीं अमेंडमेंट में हम ये कह देते हैं या हमने ये लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जूरिसडिक्शन नहीं है या ये उसकी जूरिसडिक्शन से बाहर है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू कर सके या उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सके। ठीक है, तो ये जो है ये बात जो थी ना पार्लियामेंट की 24वें संशोधन में, ये गलत थी, और इसका जो जवाब दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो इस तरीके से दिया कि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 1973 केस, वेयर द सुप्रीम कोर्ट 13 जज बेंच, पिछली बार 11 जज का बेंच था, और अगर किसी पिछले बेंच के रूलिंग को आपने चेंज करना है, ओवर रूल करना है, तो आपको एक बड़ा बेंच चाहिए, ज्यादा जजेस चाहिए आपको नए बेंच में। तो यहां पे 13 जज का बेंच बनाया गया, which I think was the largest ever constituted by the Supreme Court, which overruled its Golaknath case decision। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को माना कि हाँ ठीक है, संविधान को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है, और इन्होंने साफ साफ कहा कि 24th अमेंडमेंट से पहले भी आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर एंड प्रोसीजर was with the parliament, that is the parliament had the power and the procedure even before the 24th amendment, and the Golaknath, the interpretation in Golaknath was erroneous, but what the Supreme Court also went on to say that there are inherent limitations, कुछ limitations हैं on the amending power of the parliament। मतलब ये हुआ कि ऐसा है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की।
It certainly has the power to amend the constitution, but that power is not unlimited. ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही उखाड़ के फेंक दो, आप बोलो जी संविधान खत्म, कल से यहाँ राजशाही चलेगी या डिक्टेटरशिप चलेगी. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. और आर्टिकल 368 जो है, it does not confer the power so as to destroy the basic structure of the constitution. मतलब कि हमारा देश का जो संविधान है वो जिस मूल ढांचे पे खड़ा है, उस मूल ढांचे को ध्वस्त करने का अधिकार जो है वो 368 में भी संसद के पास नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर इवन अंडर आर्टिकल 368 टू डिस्ट्रॉय दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात आई कि साहब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये मूल ढांचा क्या है. कोर्ट ने तो कह दिया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में. तो ये पहली बात तो कोर्ट ने खुद ही इसको इन्वेंट किया, खुद ही इसको इजाद किया. ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो मेंशन्ड है, ना ही एक्सप्रेस किया है, ना ही डिफाइन किया है. ठीक है. It is basically a guiding principle for the three organs of the government. Three organs का मतलब के legislature, executive and even the judiciary. के जुडिशरी भी जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रहकर ही काम करेगा, कि जुडिशरी खुद ने जो डिफाइन किया इस चीज को. लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्मार्टली क्या कर दिया, so as to have the last word with respect to the tussle that was going on between the Supreme Court and the Parliament. On the other hand, just to give you an illustration, it did not define as to what constitutes the basic structure and only listed a few principles. The court just went on to list some principles which are a part of the basic structure of the constitution, or which we can say are the basic features of the constitution, such as federalism, secularism, democracy. These are a part of the basic structure of the constitution and cannot be taken away or destroyed by the state or the parliament even while exercising its amending powers under 368, under article 368, right? So that is the reference, or that is the doctrine of basic structure. Then in the Keswanand Bharti case, what were the other observations made by the court? कोर्ट ने और क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, इट इज सब्जेक्ट टू ओनली वन रेस्ट्रिक्शन, दैट इट शुड नॉट डाइल्यूट और वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने बात की, एंड or the effects of the amendment should not be abrogating or disturbing in nature towards the basic structure. देखो सीधी सीधी बात यहां पे समझो कि जब हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, जब हम इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अंडर आर्टिकल 368 the parliament, what it cannot do, it cannot destroy, it cannot delete, or it cannot dilute the basic structure. लेकिन एक बात ये कही गई कि अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई एडिशन करना है या इस बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना है, सो दैट कैन बी डन. That can be done by the parliament, right? That is this particular thing, that is only the dilution, destruction or deletion of anything from the basic structure cannot be done exercising the powers under 368 for amending the constitution, but if any addition or expansion is to be done of the basic structure of the constitution, that can be done by the parliament, right? That was the observation of the court in the Keswanand Bharti case, right? चलिए, so I believe doctrine of basic structure जो है वो clear है. अब कुछ और चीजें फटाफट देख लो. Supremacy of constitution, this is basically the what all is included in the doctrine of basic structure. तो ये कुछ चीजें हैं: rule of law, sovereignty, liberty, republic, nature of Indian polity, judicial review, very important. Judicial review को नहीं ले सकता
पार्लियामेंट, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, right? So these are some things which the court outlined as being a part of the basic structure of the constitution from time to time, right? चलिए, तो ये हो गई बात आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 12 हमने देख लिया, आर्टिकल 13 हमने देख लिया। अब चलते हैं राइट टू इक्वालिटी, दैट इज अंडर आर्टिकल 14। अब देखो, इसको लॉजिकली समझने के लिए फिर वही बात मैं कहूंगा कि जो भी संविधान के निर्माता थे उनके दिमाग में वही बात थी कि जो भी बाद में आज़ाद भारत के जो नागरिक होंगे उनका शोषण किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, उनके पास समानता का अधिकार होना चाहिए। दे शुड बी हैविंग अ राइट टू इक्वालिटी एंड that should not be at the whims and fancies or the mercy of the state, but rather that should be given as a fundamental right in the constitution itself, and that is why they included this article 14, that is right to equality, as a fundamental right of the citizens, right? That is, the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India। अब जो ये टर्म्स हैं इनको एक एक करके देखते हैं, आर्टिकल 14 में क्या मतलब है इन चीज़ों का। देखो, सबसे पहले जो बात की गई इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव का मतलब यहाँ फिर वही है कि इट प्लेसेस सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन और इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स। मतलब नो स्पेशल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल जो है नहीं दिया जाएगा। सभी लोगों को देयर विल बी इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। मतलब कि जो भी देश का हमारे कानून होगा और जिनको एनफोर्स करेंगे हमारे देश की न्यायपालिका, दैट इज द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, द जुडिशरी ऑफ द कंट्री, राइट, एवरी सिटीजन विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, दैट इज द सिंपल मीनिंग। वो देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो दैट वाइट स्टैचू विच इज देयर इन द कोर्ट्स विच इज ब्लाइंड फोल्डेड, दैट मीन्स दैट इट डज नॉट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनीबडी, एवरीबडी और एनीबडी, बी इट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और a simple layman or a simple commoner who is residing on some street, they both are equal in the eyes of law, they will be equally subjected to the ordinary law। फिर equality before law जो है, it is a subset of the notion of rule of law by A.V. Dicey। अब ये जो rule of law है ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति को आप जो है पनिश नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। मतलब कि आर्बिट्ररीली या अपनी मन मर्जी से पावर को एक्सरसाइज करते हुए पनिश नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को, राइट। देयर विल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। अब जो ये एवी डाइसी का नोशन है ना रूल ऑफ लॉ का, इसके 3 पहलू हैं, लेकिन हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में सिर्फ ये जो 2 पहलू हैं ये अप्लाई होते हैं। लास्ट जो पहलू है दैट इज एप्लीकेबल इन इंग्लैंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द इंडियन सेंस, ठीक है। तो ये इंडियन सेंस में एप्लीकेबल नहीं है, ये बता देता हूं। लेकिन क्या कहता है, ये कहता है कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों के राइट्स हैं उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लैंड में लोगों को राइट्स दे रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या केस है, हमारे यहाँ लोग सुप्रीम हैं, पीपल आर सुप्रीम। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो दैट इज दिस लास्ट प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अगली चीज, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इट इज एन इनेबलिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टन एक्शंस टू बी अंडरटेकन बाय द स्टेट, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज फ्रॉम यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज, मतलब लाइक शैल बी ट्रीटेड अलाइक both in privileges conferred and in liabilities imposed। मतलब कि अगर कोई privilege भी दोगे तो वो समान रूप से जो लोग हैं उनको समान दोगे, दैट इज
कोई उसमें भी अगर स्पेशल प्रिविलेज दी जा रही है, दैट विल बी इक्वल फॉर, दैट विल बी गिवन टू पीपल हु आर सिमिलरली प्लेस्ड, ठीक है। और लाइबिलिटीज के केस में भी सेम बात, राइट, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। फिर इसमें अगली बात क्या है, दैट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज देयर, मतलब कि कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए या कोई ऐसा रैशनल बेसिस होना चाहिए जिसके आधार पे आप जो है ये कोई प्रिविलेज जो है वो कॉन्फर कर रहे हो, राइट। दैट इज इट मस्ट हैव सम रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, कि उस प्रिविलेज से क्या आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट इज दैट थिंग, राइट। दैट शुड बी having some rationality behind it, it should not be arbitrary, ठीक है। तो ये बात हो गई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 की। क्या एक्सेप्शंस हैं ये डीपीएसपीज में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्विकली एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 31C जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्या कहते हैं कि 39B और 39C इन दोनों में जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14। अब ये 14, 19 और 21, ये देखो इसमें ये बात की गई है कि अगर स्टेट जो है कोई ऐसा स्टेप उठाती है टू अवॉइड और टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, देन यू कैन नॉट चैलेंज इट एज बीइंग वायलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, राइट। तो ऑब्वियसली इसके पीछे लॉजिक भी लगता है कि जो वेल्थ है वो कुछ चुनिंदा हाथों में नहीं कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए, और उसके लिए ये एक्सेप्शन जो है वो सही है, लॉजिकल है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जो है, हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस, मतलब आर्टिकल 361। अब इन लोगों को, हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारे, उनको ये इम्यूनिटी है और उनके ऊपर ये लागू नहीं होता आर्टिकल 14, ठीक है। फिर आर्टिकल 361A, and no person shall be liable to any civil criminal proceeding with respect to publication of a substantially true report of proceedings of parliament or state legislature, कि ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई भी सही रूप से अगर मान लो पब्लिश करना चाहता है पार्लियामेंट की या विधानसभा की, संसद की या विधानसभा की प्रोसीडिंग्स के बारे में, है ना, तो उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल जो है केस नहीं किया जा सकता या नहीं बनता। दैट इज व्हाट 361A सेज। एंड लास्टली, जो यूनाइटेड नेशंस के कुछ डिप्लोमेट्स हैं या फॉरेन रूलर्स हैं या कुछ एम्बेसडर्स हैं बाकी कंट्रीज के जो इंडिया में हैं, वो भी, उन लोगों को भी एग्जेम्पशन है फ्रॉम आर्टिकल 14, राइट। चलो, तो ये बात हो गई एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14। अब आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो हम बात करते हैं आर्टिकल 15 में, कि स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ इन ग्राउंड्स के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ, सिटीजन के साथ, रिमेंबर 15-16 में हमने क्या कहा था, सिटीजन्स के कंसर्न में है ये, तो ऑन द बेसिस ओनली और ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, राइट। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राउंड्स क्या हैं और बात क्या गई है, ओनली ऑफ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ देखो और क्या कहा गया कि नो सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, अच्छा यहां देखो वर्ड क्या है, सिटीजन, इंडिविजुअल नहीं है, इट इज सिटीजन। द वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to, कि कोई भी पब्लिक प्लेस है, कोई भी ऐसे पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, होटल्स हैं, बेदिंग घाट्स हैं, ऐसी कोई भी चीजें हैं, इन पर्टिकुलर चीजों के लिए स्टेट जो है किसी को मना नहीं कर सकता कि आप ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप इस रिलीजन से, इस कास्ट से या इस रेस से एटसेट्रा एटसेट्रा इनसे बिलोंग करते हो। और वही सेम चीज कही गई है कि जो पब्लिक वेल्स हैं, पब्लिक टैंक्स हैं, बेदिंग घाट्स हैं, पब्लिक रोड्स हैं, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप इस रोड पे क्यों चल रहे हो, जो स्टेट की रोड है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं कि आप बोलो कि जी आप, मेरा 15 क्लॉज 2 में राइट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिटेड है और आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाओ,
ठीक है, वो नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का ट्रेसपास नहीं कर सकते, घुस मत जाना किसी के घर में। लेकिन जो जनरल पब्लिक को डेडिकेट किया गया है और स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है, मतलब कि जो पब्लिक रोड्स हैं वहां पे इन ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी को रिस्ट्रिक्शन, आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं प्लेस कर सकते, राइट, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। चलो फिर 15 क्लॉज 3, इट परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑब्वियसली इसमें आप जो है वीकर जो या कोई भी ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसकी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जिसके साथ कोई रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, है ना, या जो वीकर सेक्शन है जिसकी अपलिफ्टमेंट के लिए, जिसकी एम्पावरमेंट के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस जो है स्टेट लेके आना चाहती है, कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहती है या कुछ भी ऐसा करना चाहती है जो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी लग सकता है, लेकिन आर्टिकल 15(3) जो है वो परमिट करता है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दीज सेक्शंस, राइट। देन 15 क्लॉज 4 जो है, इट अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द advancement of SEBCs, that is the socially and educationally backward classes, or for the scheduled caste and scheduled tribes. Again, these people, since they have faced historical wrongs, and to correct those historical wrongs or those injustices that were meted out to these people, the constitution provides for article 15 clause 4, right. Also, it acts as an exception to the rule of non-discrimination under article 15 फॉर नेसेसरी स्टेट एक्शन, ठीक है, सिंपल सी वही बात हो गई कि ये एक एक्सेप्शन है नॉन डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि आप सही सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन जो है अलाउ कर रहा है एक तरीके से, तो बिल्कुल ये एक्सेप्शन है, क्योंकि उस चीज पे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे, जहां पे स्टेट का एक्शन जो है वो जरूरी है कुछ लोगों के या कुछ सेक्शंस के उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट। चलो फिर आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 पे। This allows the state to make special provisions for the advancement of SEBCs or for SCs and STs to enable the admission of these people in educational institutions. देखो इन लोगों का शैक्षणिक जो है एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट जरूरी है, ठीक है, और इसमें प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, वेदर एडेड और अनएडेड, ठीक है, कि इन लोगों को भी जो है शिक्षा मिल सके। इसलिए जो है 15 क्लॉज 5 ये बात करता है कि यू कैन प्रोवाइड, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SCBCs, SCs एंड STs, राइट। इसमें जो एक्सेप्शन है या कह लो जिस चीज को इससे बाहर रखा गया है वो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम आर्टिकल 30 क्लॉज 1 से डील करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ लो कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में फॉल करता है तो उसके ऊपर 15 क्लॉज 5 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 6, ये अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे थे तो आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसमें क्या कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, है ना, उनके लिए 10% सीट्स जो हैं दैट कैन बी रिजर्व फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, एंड सच रिजर्वेशन अगेन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और जो एक इंदिरा साहनी केस की हम बात करते हैं जिसमें कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 50% जो है सिर्फ अपर लिमिट तक, आप 50% लिमिट तक ही रिजर्वेशन लगा सकते हो, उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो है कैप उसको 10% EWS कैटेगरी के लिए अपर लिमिट में नहीं जो है वैलिड माना गया, राइट। दैट इज, दिस इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सीलिंग और कैप ऑफ 50% रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBCs, राइट। सो दिस इज ओवर दैट और ओवर एंड अबव दैट 50% सीलिंग। चलो देन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 also says that nothing in article 15 और article 19(1)(g ये हम पढ़ेंगे and 29 clause 2 shall prevent the state from making any special provisions for advancement of EWS, economically weaker sections of citizens, and any special provision for the advancement of EWS of citizens other than the clause mentioned in
in the clauses 4 and 5, right, including their admission to educational institutions, including the private educational institutions. तो मतलब ये कहा गया कि जो आर्टिकल 15 या आर्टिकल 19(1)(g), 19(1)(g) और आर्टिकल 29 क्लॉज 2, इनको डिटेल में बाद में हम इनको इसी लेक्चर में देखेंगे, पर यहाँ पे इतना देख लो कि ये जो 15 क्लॉज 6 में बातें की गई हैं, इस चीज का, इन रेस्ट्रिक्शंस का 15 क्लॉज 6 के ऊपर कोई एप्लीकेशन या कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। दैट इज व्हाट आर्टिकल 15 क्लॉज 6 स्टेट्स। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं आर्टिकल 16 की। अब आर्टिकल 16 जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, तो क्या कहा गया कि स्टेट के अंडर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसमें देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन बात क्या हो रही है, इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 1। फिर 16 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि किसी भी सिटीजन के साथ देयर शैल बी, नो सिटीजन शैल बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड अगेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। मतलब प्योरली इनमें से किसी इंडिविजुअल, किसी एक ग्राउंड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन या इनएलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं की जाएगी, राइट। दैट इज 16 क्लॉज 2। लेकिन इसके साथ साथ देखो 16 क्लॉज 3 में क्या कहा कि अगर जो है पार्लियामेंट चाहे, देन इट कैन प्रोवाइड फॉर रेजिडेंस विद इन द स्टेट as a condition for a particular classes of employment under the state। मतलब देखो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि पूरा जो इंडिया है, पूरे इंडिया में there is not uniformity of development, there is not uniform development। और इसी वजह से हो सकता है कि कुछ इलाके जो हैं वो पिछड़े हैं, या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे वहां के लोगों को आप रिजर्वेशन जो है देना उनको जरूरी पड़े कि वो एक रेजिडेंस के बेसिस पे उस स्टेट में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है ऐसा कोई लॉ बनाने की। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है वो ये पावर देता है पार्लियामेंट को। ठीक है, फिर देखो 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि अगर जो है कोई भी ऐसी सोसाइटी की कम्युनिटी है जो बैकवर्ड है, दैट इज एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, इनके लिए भी स्टेट जो है इट कैन रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन द फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस विच आर नॉट एडिक्वेटली represented in the services under that state। ठीक है, and this provides for socio-economic equality for the disadvantaged sections। देखो अल्टीमेटली जो सारी बातें जाती हैं वो एक ही जगह जाती हैं, that is the ultimate welfare of the citizens or the people। ठीक है, सिटीजन्स और पीपल मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ नॉन सिटीजन्स के लिए, लेकिन सभी का नेचर क्या है, सभी का अल्टीमेट एम क्या है, सभी के पीछे साइकोलॉजी क्या है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। सो दिस इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4। देन 16 क्लॉज 5 इट सेज दैट offices connected with a religion or particular religious denominated institution। अब देखो यहां पे किसी धर्म विशेष की बात आ गई कि दिस इंस्टीट्यूशन और दिस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड और इज अंडर अ पर्टिकुलर रिलीजन, राइट। और इस पर्टिकुलर केस में 16 क्लॉज 5 क्या कहता है कि यहां पे आप जो है इक्वालिटी जो है उसको ओवरलुक करके you can provide for the members who are professing that particular religion to be denominated to the institution which or through which it relates। ठीक है, तो ऐसे जो भी ऑफिसेज हैं जहां पे इन रिलीजियस डिनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, तो इन ऑफिसेज को रिजर्व किया जा सकता है to be administered by the people who are professing और who are belonging to this particular religion, right। obviously इसके पीछे रीजन यही है कि एक हार्मोनियस जो है वो स्मूथ कंडक्ट हो सके उस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के अफेयर्स का, राइट।
चलो फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इट वाज अगेन इंसर्टेड लेटर बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 और ये क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल दैट इज इन आर्टिकल 16 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन द फेवर ऑफ, अगेन वही ईडब्ल्यूएस की बात की गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4। मतलब ऑब्वियसली एससी एसटी और ओबीसी की जहां हमने क्लॉज 4 में बात कर ली उनके अलग उनको छोड़ के, या अदर देन दोज पीपल, एंड इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 10% ऑफ द पोस्ट्स इन ईच कैटेगरी। मतलब कि यहाँ पे 10% की बात 16 क्लॉज 6 ने साफ साफ कह दी। ठीक है, चलो फिर जब हम इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एक केस लॉ यहां पे साथ ही में करना जरूरी है, दैट इज द इंदिरा साहनी और द मंडल केस ऑफ 1992। तो इसमें देखो, जब रिजर्वेशन के प्रोविजंस की बात आई और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम आर्टिकल 16 को पढ़ते हैं तो इंदिरा साहनी केस जो है, जिसको फेमसली मंडल केस कहा जाता है, राइट, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप और एक्सटेंट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का एट लेंथ जो है एग्जामिन किया और जॉब्स में किस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है उसके ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन उसकी देते हुए क्या कहा कि इट अपहेल्ड दैट द 27% रिजर्वेशन ग्रांटेड फॉर ओबीसीज विद सर्टेन कंडीशंस इज अपहेल्ड बाय द कोर्ट। लेकिन क्या कहा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब यहां पे देखो, ये 27% रिजर्वेशन जो है कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी तो अपहोल्ड कर ली, लेकिन क्या कहा कि कुछ कंडीशन जो हैं वो साथ में अटैच कर दी हैं। और क्या कंडीशंस हैं कि जो एडवांस सेक्शन है ओबीसी में, मतलब कि जिन्होंने आर्थिक रूप से तरक्की कर ली है, जो क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो वी विल जस्ट टेक अ ग्लांस ऑफ ऑन दीज कंडीशंस। सो दिस क्रीमी लेयर और द एडवांस सेक्शन दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिजर्वेशन, या इनको बाहर रखा जाएगा, है ना, दे विल बी एक्सक्लूडेड। देन नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, reservation should be confined to initial appointment, right? Then the total reserved quota should not exceed 50% except in some extraordinary situation। अब यहाँ पे रिलेट करो, अभी रिसेंटली कौन सा लॉ स्ट्राइक डाउन हुआ था, जो मराठा रिजर्वेशन, मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाया था, दैट वाज स्ट्रक डाउन, राइट, द मराठा रिजर्वेशन और द मराठा कोटा लॉ। तो उसमें यही कहा गया था कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जिससे आप 50% की सीलिंग को ब्रीच कर सको। ठीक है, फिर कैरी फॉरवर्ड रूल जो है इन केस ऑफ अनफिल्ड और बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज इज वैलिड, बट अगेन इट शुड नॉट वायलेट द 50% रूल। मतलब कि जो अपर कैप है, जो अपर सीलिंग है, दैट इज ऑफ 50%। ठीक है, देन लास्ट में एक बात कही कि भाई एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो जो ये एग्जामिन करेगी कि किसी कम्युनिटी का अंडर इंक्लूजन है या ओवर इंक्लूजन है। आए दिन कम्युनिटीज प्रोटेस्ट करती हैं कि हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट के एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, हमें इंक्लूड किया जाए इस लिस्ट में। पर सरकार जो है वो अपने पॉलिटिकली वोट बैंक या पॉलिटिकल माइलेज के बेसिस पे डिसाइड ना करे, रादर एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि एक लॉ के थ्रू पार्लियामेंट जो है इस बॉडी को एस्टैब्लिश करे जो कि इस चीज से डील करेगी और इस क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिन करेगी कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज। ठीक है, तो अब जो ये जजमेंट थी इसके कंप्लायंस में सरकार ने क्या कदम उठाए, फटाफट वो देख लेते हैं। तो एक रामनंदन कमेटी जो है इसको अपॉइंट किया गया टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट in 1993 which was accepted। फिर एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो 1993 में बनाया बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो पहले ये क्या थी, पहले ये थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, बट नाउ इट हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय द 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। मतलब कि 1993 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था अंडर द एक्ट of the parliament, but now after the commencement or after the
102nd constitutional amendment of 2018. NCBC is what? NCBC is a constitutional body. National Commission for Backward Classes, it is a constitutional body. राइट तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, पहले स्टैट्यूटरी थी, अब स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. फिर 77th अमेंडमेंट 1995, इट एडेड अ न्यू प्रोविजन इन आर्टिकल 16 दैट एम्पावर्स द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन इन सर्विसेज फॉर SCs एंड STs. राइट, और लास्ट 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 टू एंड द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन इन बैकलॉग वैकेंसीज. मतलब कि कैरी फॉरवर्ड रूल को एग्जेम्प्ट कर दिया 50% सीलिंग से, ठीक है, थ्रू द 81st अमेंडमेंट. चलो, इसके बाद सिंपली आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है. अनटचेबिलिटी जो है, ऑब्वियसली सभी लोग इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, दे वर completely against the practice of untouchability, and constitution itself forbids the practice of untouchability and it is punishable in accordance with law. Right, however देखो यहाँ पे untouchability constitution ने कहीं भी define नहीं किया है. Right, ये छोड़ दिया पार्लियामेंट को कि एक लॉ के थ्रू it can provide for it, but obviously we cannot, in a modern democratic society, you cannot allow untouchability to be practiced, है ना. And obviously it is to liberate the society from the blind adherence and traditional superstitions sans a rational basis. मतलब जिनका कोई भी rational आधार नहीं है, ऐसी practices के basis पे आप untouchability practice नहीं कर सकते. Right, that is the abolition of untouchability under Article 17. ठीक है, अब आर्टिकल 18 जो है वो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए वी आर स्टॉपिंग एट आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूइंग अहेड with Article 18, abolition of titles. So that is all from now. That is all for now. Thank you so much. This is Piyush signing off. Bye bye and take care.